हाँ बेटा, चलो और शुरू किया जाता है। तो कल हम लोग के यहाँ 5 तक क्वेश्चन लग गए थे, आज और आगे सवाल लगाएंगे हम लोग। और एक दो बेसिक सवाल और देख लेते हैं, फिर नए टॉपिक शुरू करते हैं आज वाले। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देख पा रहे हो तो हम लोग को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो 3 वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करने पड़ेंगे, अपना 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक ही मटेरियल होता है तो फिर 3 ही कॉलम बनते हैं। ठीक है, एक कॉलम बन जाएगा हमारा SH फॉर AO इंटू SR का, एक बन जाएगा SQ फॉर AO इंटू SR का, एक हो जाएगा AQ इंटू AR का, और एक हो जाएगा AQ इंटू SR का। ठीक है, सब कुछ यहाँ दे रखा है, बस दिमाग लगाना है। यहाँ बोला है कि 1 किलो प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 किलो मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है एज अ पर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 1 किलो फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे मटेरियल कितना डालना पड़ेगा, 3 किलो। एक्चुअली में आपने प्रोडक्शन कितना किया है, यहाँ पे एक्चुअल डेटा दे रखा है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन ने कितना किया है, 1000। तो अगर एक के लिए 3 किलो डालना पड़ता है तो 1000 के लिए कितना डालना पड़ेगा, 3000। तो SQ फॉर AO कितना हो जाएगा, 3000। स्टैंडर्ड रेट आपको दे ही रखा है भाई, ये डेटा यहां से यहां तक का डेटा स्टैंडर्ड है, यहां से यहां तक का डेटा एक्चुअल है। तो स्टैंडर्ड रेट आपको मिल ही जा रहा कितने रुपए, 2.5 रुपए। एक्चुअली मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 3500, और एक्चुअल रेट है आपका कितना, 3 रुपए एक्चुअल मटेरियल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रेट। तो इनसे इनकी क्या कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया अपना 7500, ये हो गया 10,500, कितना 8750। 3 वेरिएंस निकल जाएंगे, एक कॉस्ट, एक प्राइस, और एक क्या, यूसेस। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा क्या, 12 32 13। अगर एक मटेरियल होता है तो 3 वेरिएंस निकाले जाते हैं, दो मटेरियल, एक से ज्यादा मटेरियल होता है तो फिर 5 वेरिएंस निकलते हैं। ये आपने ग्रुप 1 में सब देख ही रखा है आपने। तो 1 - 2 कर दो, 3000 एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, 3 - 2 कर दो, 1750 आ जाएगा, ये भी एडवर्स। और 1 - 3 कर लो, 1250 आ जाएगा, क्या, एडवर्स। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा कठिन वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से आपका 8वां सवाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब एक दो चीजें आपको और लिखनी पड़ेंगी, तो जहां आपने कल नोट्स बनाए थे वहीं पे कॉपी खोल लो। हाँ बेटा, नोट्स बनाने वाली कॉपी जो थी वो अपनी खोल लो। अब एक दो बातें समझनी है, जब भी आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज सवाल में दे रखा हो तो फिर SQ फॉर AO अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, SQ फॉर AO अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में ज्यादातर तरीका होता है कि यहाँ आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी होती कि एक बनाने के लिए कितना लगता है, वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होगा और फिर वो निकल नहीं पाएगा। तो जब भी आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा होगा, जैसे इस सवाल में दे रखा है, और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो और भी मिलेंगे, तो जब भी आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे देगा, है ना, तो फिर उन सवालों को क्या है, थोड़ा हम लोग अलग तरीके से हैंडल करेंगे, उनको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उनका SQ फॉर AO।
तो हेडिंग डालनी है आपको ये वाली जो हम डाल रहे हैं, कंपुटेशन ऑफ SQ फॉर AO, computation of SQ for AO, computation of SQ for AO if standard normal loss percentage is given। तो ये जो नोट्स आप बना रहे हो इसका काम तभी लगेगा जब आपको सवाल में क्या दे रखा हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस का क्या परसेंटेज। तो फिर SQ फॉर AO दो स्टेप में निकलता है। पहला स्टेप होता है कि आप ऊपर लिखिए एक्चुअल आउटपुट और इसका कर दीजिए ग्रॉसिंग अप नॉर्मल लॉस के परसेंटेज से। ग्रॉसिंग अप का अर्थ होता है 100% माइनस स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस परसेंटेज। मान लो नॉर्मल लॉस परसेंटेज 20% है तो तुम उसको 80% से डिवाइड कर दो। नॉर्मल लॉस परसेंटेज 30% है तो उसको 70% से डिवाइड कर दो और एक वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टेप 2, जो भी वैल्यू आई है आपकी स्टेप 1 में, ठीक है, यानी वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 को क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इनको क्या कर देना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्सचर का जो रेशियो है उस रेशियो में इसको क्या कर देना है, आपको तोड़ देना है और डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, SQ फॉर AO आ जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो ये तरीका तभी लग पाएगा जब क्या हो बेटा, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस गिवन हो सवाल के अंदर। कोई समस्या? चलो इसका सवाल देखते हैं कैसे है। तो इसके लिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में अगर देखोगे तो यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस परसेंटेज दे रखा है। तो तुम कहोगे सर इसमें तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज लिखा है, स्टैंडर्ड तो नहीं लिखा है ना। तो जब एक ही लॉस परसेंटेज दे रखा होगा तो स्टैंडर्ड वाला ही होता है, और अगर दो लॉस परसेंटेज दे रखे होंगे तो सवाल बताएगा कि स्टैंडर्ड वाला कितना है और एक्चुअल वाला कितना है। हमें एक्चुअल से मतलब नहीं होता, यहाँ हमें किससे मतलब होता है। तो अभी क्वेश्चन एक और दिखाएंगे जिसमें दो दो बार दे रखा होगा, जैसे यही सवाल देख लो, स्टैंडर्ड वाला नॉर्मल लॉस परसेंटेज भी है और एक्चुअल वाला भी है। तो एक्चुअल से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को किससे मतलब है, ठीक है। और अगर एक ही लॉस परसेंटेज दे रखा तो वो स्टैंडर्ड वाला ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इससे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, SQ फॉर AO कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SQ फॉर AO कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला बताया है आपको क्या, कि एक्चुअल आपका आउटपुट कितना है डिवाइड बाई 100% माइनस नॉर्मल लॉस परसेंटेज। तो किससे डिवाइड करें यहाँ, 80%। ठीक है, फॉर्मूला तो सीख ही चुके हो। 41 केजी में सब कुछ चल रहा तो ये भी केजी में आएगा। ये निकलता है SQ फॉर AO का सम। इसको क्या करेंगे हम लोग, जो स्टैंडर्ड लॉस का मिक्सचर का परसेंटेज है इसमें तोड़ देंगे तो फिर हमें X और Y का अलग अलग पता चल जाएगा। तो इसको तोड़ना होता है हमें स्टैंडर्ड लॉस के परसेंटेज में, ठीक है, स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स का क्या है बेटा, ये रेशियो। तो इस रेशियो में तोड़ना होगा तो मुझे एक्स का अलग पैस पता चल जाएगी क्वांटिटी और वाई की अलग पता चल जाएगी। 247.5 kg, 165 एग्जैक्ट। चलो 165 kg आ गई। ठीक है, इसके बाद अब सवाल में क्योंकि दो मटेरियल हैं तो 5 वेरिएंस निकलेंगे, पता ही है आप लोग को। तो 4 की टेबल बन जाएगी। SQ फॉर AO इंटू SR
ए क्यू इंटू ए आर, ए क्यू इंटू एस आर, और सबसे लास्ट में क्या, आर एस क्यू इंटू एस आर। ठीक है, दो हैं एक्स और वाई। तो इनकी क्वांटिटी अपने को मिल गई है, ये है 247.5 kg, ये है 165 kg। स्टैंडर्ड रेट सवाल में दे रखा है 15 रुपए 10 रुपए, 15 रुपए 10 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी 210 190, 210 190, 210 190। ठीक है, एक्चुअल रेट 16 रुपए 10.5 रुपए, 16 रुपए 10.5 रुपए। यहाँ तो आपको स्टैंडर्ड रेट ही लिखना है। आर एस क्यू निकालने का नियम थोड़ी ना कभी बदलता है, वो तो वही रहेगा। एक्चुअल क्वांटिटी का आपको सम करना है, तो जरा करना है इसका सम, कितना हुआ 400, और इस 400 को आपको स्टैंडर्ड के ही रेशियो में तोड़ना होगा, यानी 60-40 में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली निकलता है, आप लोग जानते ही इतने दिन से निकाल रहे हो। तो ये हो गया 240, ये हो गया कितना 160 इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम निकालना है, और फिर 5 वेरिएंस निकल जाएंगे अपने, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड। पहला वाला 5, ठीक है। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसा है बेटा, 5355, 5050, और सबसे लास्ट में 5200। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा दो अपना। कॉस का फॉर्मूला होता है 12 32 13 43 और 14। ठीक है, 12 32 13 43 14, कितना कितना आएगा 77.5, 7.5, 7.5 फेवरेबल, बहुत ही कम आया है, लेकिन कोई बात नहीं। 305, 305 एडवर्स, 312.50 एडवर्स, फेवरेबल आया। अच्छा ठीक है, फेवरेबल। मिक्स 150, फेवरेबल। 162.50 एडवर्स है, फेवरेबल, फेवरेबल। तो इस तरीके से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का सोल्यूशन। इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेंगे, और ऐसे सवाल भी आपने ग्रुप 1 में लगाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10, तो लगे हाथ आओ क्वेश्चन नंबर 10 में निपटा लेते हैं। ठीक है, होमवर्क करोगे, चलो होमवर्क में कर लेना। एक्चुअल आउटपुट आपका 150 हो जाएगा, ये 30 है तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 70% से, और उसके बाद क्या करेंगे, यहां से रेशियो बना लोगे। रेशियो अगर देखो तो 3 2 का बन रहा है, 3 2 में बांट दोगे ना, एस क्यू फॉर एओ आ जाएगा। एस आर दे रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी, ए आर दे रखा है, बाकी आगे काम कर सकते हो, आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख देना किसमें आप, होमवर्क में। एस क्यू फॉर एओ अभी निकाल के बताओ जरा कितना निकल के आएगा। तो मैं इसके आपको आंसर लिखवा देता हूं यहाँ फाइनल, जिससे आप क्या करोगे, घर में कैलकुलेट करोगे, फिर वो आंसर वेरीफाई कर लोगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम लोग ऐसा देखें तो 150 डिवाइड बाई 70%, यानी 214.29 आ रहा है। ठीक है, 214.29 आएगा टोटल, और जब इसको 3 2 में तोड़ोगे, 214.29 इंटू
तो 128.57 आ जाएगा और 85.716 से 2 कर लो, तो ये आएंगे SQ फॉर EO। ठीक है, तो रफ कॉपी में आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 10 डाल के लिख लो कि आपका क्या आएगा, SQ फॉर EO इतना निकलेगा, x का इतना, y का इतना। इससे क्या होगा कि जब घर में सवाल लगाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वेरीफाई करा लोगे अपने आंसर। एक सौ 28.57 और 85.72। हाँ, इनके आंसर लिख लो, आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लो, क्या क्या आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो आंसर की हैं वो हम भेज दे रहे हैं आपको। जो आपका SQ फॉर AO निकलेगा वो निकलेगा 128.57 और दूसरे का कितना निकलेगा 85.72। और जो आपका वेरिएंसेस निकलेंगे वो इस तरीके से निकलेंगे, कॉस्ट, प्राइस, यूसेस, मिक्स और क्या yield। इनके आंसर्स लिख लो जिससे आप घर पे लगाओगे तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। 1564 रुपए 15 पैसे एडवर्स, 1900 एडवर्स, 335.85 फेवरेबल, 50 एडवर्स और 385.85 फेवरेबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 की आपकी आंसर की हैं। ये आंसर्स निकलने चाहिए आपके, अगर ये निकल के आते हैं तो इसका मतलब आपने एकदम सही सवाल लगाया है, और नहीं निकलते हैं अगर ये आंसर तो फिर कल मिलोगे, बताया जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है, तो आप होमवर्क में इसको आराम से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज की तारीख में कुछ नया नहीं पढ़ा है, बस अगर हम लोग ने अगर देखें तो एक फॉर्मूला सीखा था ये वाला, कि अगर आपको सवाल में क्या दे रखा हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा हो, तो इन दो स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, SQ फॉर EO। पहला स्टेप क्या है कि ऊपर लिखना एक्चुअल आउटपुट, इसकी ग्रॉसिंग अप करनी है स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस परसेंटेज के हिसाब से। मान लो स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस का परसेंटेज 20% हो तो इसको डिवाइड कर देना 80 से, ये 30 हो तो 70 से डिवाइड कर देना, और फिर इसके बाद जो भी यहाँ वैल्यू निकल के आएगी इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में क्या कर देना है, तोड़ देना है, बस आ जाएगा आपका डायरेक्टली क्या, SQ फॉर। चलो फिर और आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले नहीं लिखे थे ना, ठीक है, वैसे फर्स्ट ग्रुप में लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले आप लोग लिख ही चुके हो, एक बार उसका रिवीजन करा दे रहे हैं, लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो। लेबर वेरिएंसेस के अंदर भी वही 4 बॉक्सेस बनाते थे, बस क्वांटिटी को रिप्लेस कर देना होता है आर्ट्स से, लेबर के फॉर्मूले बन जाते हैं। यहां लिखते हैं टाइप ऑफ लेबर, जैसे कि स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, इस तरीके का डेटा देगा, या वेन मेन वेमेन दे देगा, कुछ ऐसा है ना। इसके बाद अपने अमाउंटों के नाम पे 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम बन जाता है SH फॉर AO, यानी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे कल हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितना सामान लगना चाहिए, अब यहां समझेंगे कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स काम करना चाहिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, एक सेकंड रुक जाना, मैं बता रहा हूं, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और सबसे लास्ट में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। इस लेबर आवर्स के बीच में यहां नोट एक लिखना छोटा सा, इस टेबल के नीचे और लेबर आवर्स के ऊपर, ये केस 1 है,
इफ देयर इज नो आइडियल टाइम, अगर सवाल में आइडियल टाइम नहीं है तब हम लोग इस तरीके से सवाल को लगाएंगे, और अगर सवाल में आइडियल टाइम होता है तो तरीका ही बदल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब हम लोग भरते हैं इसके अंदर, फिर इनका सम करेंगे, और फॉर्मूले वही रहते हैं मटेरियल वाले, बस नाम चेंज हो जाते हैं। लेबर में निकलता है एक कॉस्ट वेरिएंस, रेट, इफिशिएंसी, मिक्स, और चाहे इसको बोलो यील्ड या क्या बोलो, सब इफिशिएंसी। मटेरियल में नाम होता था सीपीयू माई, यहाँ होता है क्रीमाई। ठीक है, फॉर्मूले वही रहते हैं, 12, 32, 13, 43 और 14। ठीक है, तो एकदम मटेरियल वाले की तरह ही ये करना होता है, लेकिन ये काम तब तक कर पाओगे जब तक सवाल में क्या हो, आइडियल टाइम ना हो, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब आइडियल टाइम आएगा बीच में। ठीक है, तब फिर अलग ढंग से उसको हैंडल करते हैं, अलग तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। तो ये बना लो फटाफट कॉपी के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ बट आई थिंक बना लिया होगा सबने, बाकी फर्स्ट ग्रुप वाला ही है। कल हम लोगों ने 2-3 वेरिएंस नए पढ़े थे जो फर्स्ट ग्रुप में आप लोगों ने नहीं पढ़े थे, जिसमें था आपका क्या, सेल्स वेरिएंस था, और प्रॉफिट वेरिएंस पढ़ा था, और कंट्रोल रेशियो, ये सब नया सीखा था। आज हम लोग वेरिएबल ओवरहेड वाला पार्ट सीखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस प्लस फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, ये सब आज सीखेंगे और उसके भी सवाल लगाएंगे। तो आज की क्लास में भी क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, लेबर कॉस्टिंग का। लेबर का कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, रेट निकालना है, और साथ में क्या निकालना है, इफिशिएंसी वेरिएंस। एक ही टाइप की लेबर होती है तो 3 ही कॉलम बनते हैं, तो उसी से आंसर निकाला जाता है। तो एक क्या हो जाएगा आपका, एस एच फॉर ए ओ इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर, और ए एच इंटू एस आर। ए एच इंटू ए आर को हम लोग एक्चुअल वेजेस बोलते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, एक्चुअल वेजेस। कभी कभी डायरेक्टली में एक्चुअल वेजेस का अमाउंट दे रखा होगा तो उससे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, उसका मतलब होता है ए एच इंटू ए आर को मल्टीप्लाई करके सवाल बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो क्या दे रखा है, तो इसका मतलब ये आपको पूरा इकट्ठा ही बता रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। स्टैंडर्ड टाइम आपको दे ही रखा है, क्योंकि देखो जिन सवालों में एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन होगा उसमें आप किसी भी तरह से एस एच फॉर एओ कैसे निकाल पाओ, जब एओ ही नहीं है तो कैसे निकालेगा आदमी। तो फिर ऐसे सवालों में जो गिवन होता है वही एस एच हो जाता है। तो स्टैंडर्ड आज कितना हो गया आपका, 800, स्टैंडर्ड रेट हो गया 60 रुपए। ठीक है,
और यहां पे लिखना है आपको एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल आवर्स दिमाग से निकालना पड़ेगा। देखो एच इंटू ए आर का मल्टीप्लायर ये है और एक्चुअल रेट आपको दे रखा है, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर लूं तो मुझे क्या पता चल जाएंगे, एक्चुअल आवर्स पता चल जाएंगे। डिवाइड करो तो एक्चुअल आवर्स आपने निकाले 50, 688 को 64 से डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए, 792 आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स हो गए 792 और रेट आपको कौन सा लेना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला लेना है। मल्टीप्लाई कर लो 48,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 47,520। तो ये आ गया आपके अमाउंट। तीन वेरिएंस निकाल लो, कॉस्ट, रेट और इफिशिएंसी। फॉर्मूला वही लगता है 12, 32, 13। 2688 एडवर्स आ जाएगा, 3168 क्या एडवर्स। तो ये फेवरेबल आएगा कितना 480 फेवरेबल आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर निकल जाएंगे, जो बहुत ही बेसिक सवाल है लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर वेरिएंस का अपना क्या है, बहुत ही बेसिक सवाल है। तो इस तरीके से आप 11th क्वेश्चन को अपना इजीली लगा सकते हो। चलो चलते हैं भैया और आगे हम लोग। अब हेडिंग डालो नई नई चीजों की। अब इसी के अंदर लिखो केस नंबर बी। ग्रुप 2 में इस केस बी से लेबर का सवाल पूछता है, तो केस बी से ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, हमने नहीं कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही सवाल आएगा। जब लेबर कॉस्टिंग उसकी प्रायोरिटी होती कि लेबर कॉस्ट का सवाल पूछा जाए, लेबर वेरिएंस का, तो कहता है ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा, थोड़ा तिकड़ा मल्ला दो तो केस बी का दे देता है। ठीक है, इफ देयर इज आइडियल टाइम। पहली सबसे बड़ी बात है कि इस वाले में टेबल गलती से नहीं बनाना है केस बी में, तो लिख लो गलती से टेबल ना बनाए। ठीक है, गलती से भी टेबल अगर बनाया आपने तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर आइडियल टाइम सवाल में है तो टेबल तो बिल्कुल नहीं बनानी। ये वाली जो बनाते हो ना, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती, यही बनाना चालू कर देते हो, फिर काम गड़बड़ हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो आपको टेबल तो बिल्कुल नहीं बनाना है। लिख लेते हैं यहां पे, गलती से भी टेबल ना बनाए, क्योंकि बना लिया तो खराब हो जाएगा काम। ठीक है, तो पहली बात क्या करनी है आपको, टेबल नहीं बनानी। चलो कोई बात नहीं। अब इधर सुनो मेरी बात। जब भी हम लोग लेबर में कॉस्ट, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी आइडियल टाइम सवाल में होता है तो आपसे रेट वेरिएंस पूछता है, इफिशिएंसी वेरिएंस पूछेगा, आइडियल टाइम वेरिएंस पूछेगा और कॉस्ट वेरिएंस पूछता है नॉर्मली। ठीक है, तो एक आपसे क्या पूछेगा, लेबर रेट वेरिएंस। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, और एक पूछेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है वो इन सबका सम होता है। ठीक है, इन तीनों का टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल जाता है। इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये अपने आप क्या होगा, इन तीनों का सम हो जाएगा जो भी ये निकल के आया है। ठीक है, और इन तीनों को फॉर्मूले से निकालते हैं। इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली, और थोड़ा और दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। अब इनका फॉर्मूला का टेबल से ही बनाओ तो रेट का फॉर्मूला होता है 3-2। 3 का मतलब हो गया ए एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। कॉमन लेना चाहो तो ए एच को बाहर निकाल सकते हो,
AH इंटू SR माइनस AR हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा क्या, पहले समझना है कैसे मैं लिख रहा हूं, और इंटू क्या हो जाएगा, SR माइनस AR। यही फॉर्मूला बन रहा है, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। इफिशियंसी का अगर फॉर्मूला बनाए तो 1 - 3, दिस माइनस दैट, SR कॉमन ले लें तो SR बाहर आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, SH फॉर AO माइनस AH। ठीक है, तो SR आ जाएगा बाहर, और यहां क्या हो जाएगा, SH फॉर AO माइनस क्या, एक चलास। इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, बस ये AH और ये AH अलग अलग रहते हैं। अब तुम कहोगे ये क्या हो गया, जब हम रेट वेरिएंस निकालते हैं तो लिखते हैं एक्चुअल आवर्स पेड, जब इफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं तो यहां लिखते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड। ये दोनों क्या होते हैं, किस चिड़िया का नाम अभी बता रहे हैं। और आइडियल टाइम वेरिएंस का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आइडियल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये वाला जो वेरिएंस होता है वो ऑलवेज एडवर्स रहेगा। तो कि देखो इसमें तो प्लस माइनस कर दो तो आपको पता चलता है कि प्लस में आया कि माइनस में आया, इसमें तो कुछ प्लस माइनस कर ही नहीं रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये वेरिएंस क्या रहता है, ऑलवेज एडवर्स। ये हमेशा क्या रहेगा, एडवर्स ही रहेगा, ये कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता। और इनका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब ये एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क क्या लफड़ा है समझो। देखो भैया, यहां पे आइडियल टाइम हम उन घंटों को बोलते हैं जिसमें लेबर तो अपना बैठा हुआ है, लेकिन कंपनी की जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से काम नहीं करवा पा रहे हैं। लाइट चली गई, मशीन लाइट से चलती है तो लेबर क्या करेगा, समझो, पावर कट हो गया, या फिर पावर तो आ रहा है, तुम्हारा मटेरियल ही खत्म हो गया, समझ लो, हमारा समोसे बनाने का कारखाना है, आलू ही खत्म हो गया, तो अब लेबर क्या कर ले भाई, मटेरियल कम पड़ गया, कुछ भी ऐसी वजह जहां पे लेबर की गलती नहीं है, समझ लो, तुम्हारी फॉल्ट है जिसकी वजह से लेबर काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल आवर्स। ठीक है, तो जब भी आइडियल टाइम होगा तो उसको पेमेंट तो आपको पूरे आवर्स की करनी पड़ेगी। दिन भर में अगर सुबह उसको 9 बजे बुलाते हो, शाम को 5 बजे छोड़ते हो, तो 9 घंटे हो रहे हैं, 9 से 5 8 घंटे हो रहे हैं, तो पेमेंट तो 8 घंटे ही लेगा, लेकिन तुम काम उससे 7 घंटे करा पाए क्योंकि 1 घंटे पावर कट हो गई थी, तो 7 घंटे को बोलते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, काम कितनी देर किया। और जितनी देर का आप पेमेंट करते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आवर्स पेड, मतलब पेमेंट आप कितने घंटों का कर रहे हो उनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आवर्स पेड। और इफेक्टिवली काम कितने घंटे की आइडियल टाइम को हटा के, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, आइडियल टाइम। तो एक चीज हो गई हमारी एक्चुअल आवर्स पेड, एक क्या हो गई हमारी एक्चुअल आवर्स पेड, और इसमें से अगर आइडियल टाइम अपने को पता चल जाए तो वो हम क्या करते हैं, धीमे से माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल आवर्स वर्क। कभी सवाल में तुमको ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स पेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल आवर्स वर्कड प्लस आइडियल टाइम, अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो, है ना, ये एक तरफ रहेगा और इन दोनों का सम एक तरफ रहेगा। तो ऐसे दिमाग में अपना स्टोर करना पड़ेगा आपको। तो ये बना लो, ये हो गया टाइप 2 का क्वेश्चन, जब आपको आइडियल टाइम सवाल में दे रखा हो। पहली बात आपको सदैव ध्यान रखनी है कि टेबल गलती से भी नहीं बनानी, इस तरीके से निकाला जाएगा, कॉस वेरिएंस फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट होगा, कॉस वेरिएंस क्या होगा, इन तीनों का समेशन होगा। एक बात और सुन लो, हो सकता है कि ऐसे सवालों में भी आपसे मिक्स और यील्ड वेरिएंस पूछे, मे बी, तो वो भी निकाल लेंगे, यहीं पे दोनों निकलेंगे और कॉस सबका सम हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, मिक्स यील्ड की अगर बात करें तो हमने आपको बताया था, अगर याद हो, कि एफिशिएंसी से ही ये दोनों निकलते हैं। तो जब तुमने इफिशियंसी में एक्चुअल आवर्स वर्क का इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब मिक्स और यील्ड में भी क्या करोगे, अगर एक्चुअल आवर्स यूज हुए तो वर्कड वाले ही यूज करोगे। ठीक है, एक्चुअल आवर्स क्या करेंगे, वर्कड वाले ही यूज करेंगे। एक बात और समझ लो छोटी सी, जैसे हम लोग मटेरियल की बात करें, मटेरियल वेरिएंसेस, जो मटेरियल वेरिएंस होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस,
कॉस के दो फ्रैक्शन होते हैं, एक हो जाता है आपका क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक हो जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसी तरह यूसेज के दो फ्रैक्शन होते हैं, एक हो जाता है मिक्स वेरिएंस और एक क्या हो जाता है, यील्ड वेरिएंस। समझ लो, इसी तरह लेबर में बाइफरकेशन होते हैं। सुन मारी बातें। तो इसको बनाने की रीड नहीं है, तो वैसे भी समझ में आता है आपको, टेब और किताब में बने भी हुए हैं ये सब, दिक्कत की कोई बात भी नहीं है। चलो इसको नोट कर डालो, फिर हम लोग सर एक बार आइडियल टाइम वो बता दीजिए, जैसे कल के बाद जो दिए होते हैं एबनॉर्मल और वो जो आप ये बता देंगे, सब बता देंगे। वैसे देखो आइडियल टाइम भी दो तरीके का होता है, एक होता, सुन लो मेरी बात, एक होता है नॉर्मल आइडियल टाइम और एक होता है एब नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम वो है कि जो नॉर्मली होता ही रहता है, जैसे लाइट जाना है, तो भाई ऐसे इलाके में आपकी फैक्ट्री है कि बीच बीच में लाइट जाते रहती है 10-5 मिनट के लिए, तो उस चक्कर में 10 मिनट अगर बीच में लाइट चली गई या 8 घंटे के अंतराल में 3 बार 10-10 मिनट की लाइट गई, तो ये नॉर्मल आइडियल टाइम है, क्योंकि इसके बारे में तुमको पहले से पता है। और आज ट्रांसफार्मर उड़ गया है, अब आज पूरे दिन लाइट नहीं आएगी, ये एबनॉर्मल, कि जो कंट्रोल में नहीं था मैनेजमेंट के, उसके बियॉन्ड कुछ ऐसा हो गया है, तो वो एबनॉर्मल होता है। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालते समय दोनों को बाइफरकेट नहीं करते, चाहे वो नॉर्मल वाला होगा तब भी आइडियल टाइम में आएगा, अब नॉर्मल वाला होगा तब भी आइडियल टाइम में आएगा। तो ये बाइफरकेशन ज्ञान के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल लगाने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। चाहे वो नॉर्मल वाला हो तब भी काउंट करेंगे, अब नॉर्मल वाला होगा तब भी सवाल में हम लोग काउंट कर लेंगे। समझ गए? चलो नोट कर डालो। हाँ बेटा, आई थिंक नोट कर लिया होगा। हो गया नोट? आगे चले हम लोग। तो आओ कुछ इस तरीके के सवाल देखते हैं जहां पे आइडियल टाइम बीच में आए। ठीक है, हटा दे बेटा, नोट हो गया ना सबका? चलो इधर देखो, नजरें बोर्ड पे रहें, आइडियल टाइम वाले सवाल खोजते हैं जिसमें कुछ आइडियल टाइम हो, तो थोड़ा ज्यादा मजा आए सवाल लगाने में हम लोग को।
इसमें तो वो चीज नहीं है। चलो, इसमें वो उस तरीके का सवाल नहीं है यहाँ पे, तो स्कैनर से निकाल के कराएंगे, ठीक है। और ग्रुप टू में क्या है कि ग्रुप वन के मुकाबले अगर देखोगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो कंटेंट का जो वैल्यूम है, क्वांटिटी जिसको बोलते हो, वो परसेंटेज वाइज कम मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर तुम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉस्टिंग के कंटेंट से कंपेयर करोगे, कितना कंटेंट पढ़ते थे, कितने चैप्टर्स पढ़ते थे, उसके अंदर कितनी वैरायटी थी, यहाँ उसके मुकाबले थोड़ी कम मिलती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के एंड होने के साथ साथ उसका स्कैनर भी देख लेंगे। जो जो सवाल एकदम हूबहू वाले होंगे होमवर्क में देंगे, घर में लगा लोगे, और जो थोड़े नए हैं, अलग पॉइंट है, वो सब क्लास में ही करा दिया जाएगा, ठीक है। जो क्लास में कराने वाले हैं उनको क्लास में करा देंगे, और जो होमवर्क टाइप के हैं उनको लगे हाथ होमवर्क में दे देंगे। स्कैनर साथ ही साथ चलता रहेगा चैप्टर एंड के साथ में। जैसे चैप्टर एंड होगा, इसका स्कैनर शुरू हो जाएगा, एक डेढ़ दो क्लास जो भी लगेंगे स्कैनर करवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो जो सवाल यहाँ नहीं पड़े हुए हैं वो स्कैनर से हम लोग कर लेंगे, तो हर वैरायटी की चीजें आपको आ जाएंगी। तो अभी नोट्स बनाना था, क्योंकि इसी के बाद ही बनवाना था, तो लगे हाथ बनवा दिया, सवाल अभी आएगा तो कराएंगे। इसके बाद लिखो बेटा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हेडिंग डालनी है आपको, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इसकी टेबल लेबर से मिलती जुलती है, और इसमें बढ़िया है केवल तीन ही वेरिएंस ही निकालते हैं। कैसा भी सवाल हो, तीन वेरिएंस से ज्यादा निकलेंगे नहीं। एस एच फॉर एओ इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर, और ए एच इंटू क्या, ए एच इंटू ए आर का मतलब है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एस एच फॉर एओ वही होता है जो लेबर के लिए समझाता है, लेकिन एस आर वो नहीं होता। लेबर में जब स्टैंडर्ड रेट लिखते हो तो लेबर के घंटे का रेट होता है, और जब यहाँ स्टैंडर्ड रेट लिखते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड के घंटे का रेट होता है, कि एक घंटे में कितना वेरिएबल ओवरहेड खर्चा होता है। और वहां एस आर का मतलब क्या था, लेबर के आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेरिएबल ओवरहेड के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रेट निकलता है। अब अगर स्टैंडर्ड रेट नहीं दे रखा होगा, ठीक है, तो आपको सवाल में बताएगा कि आपके बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितने थे। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। अगर स्टैंडर्ड रेट नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सवाल में दे ही रखी होती हैं। सिर्फ तीन वेरिएंस निकलेंगे। एक निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। अच्छी बात है कि फॉर्मूले वही हैं अभी भी, 12 32 13, जो आप मटेरियल से लेके चल रहे हो वही है ये। क्या हो गया, बना लिया बेटा। तो इससे निकलेंगे अपने क्या, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस।
ठीक है, तो आओ एक आधा सवाल वेरिएबल ओवरहेड का कर लेते हैं। और फिर आते हैं हम लोग फिक्स ओवरहेड के अंदर। तो क्वेश्चन देखो बेटा 7, इसमें आएगा मजा, क्योंकि इसमें मटेरियल के वेरिएंसेस भी निकालने हैं, लेबर के भी निकालने हैं, और तो इसी में वेरिएबल ओवरहेड सीख भी जाओगे और मटेरियल लेबर के सवाल क्या हो जाएंगे, आपके रिवीजन भी हो जाएगा। तो आओ साथ साथ करो इसको, साथ साथ लगा लो करे। तो एक टेबल बन जाएगी इसमें मटेरियल वेरिएंसेस की, मटेरियल में एक ही टाइप का मटेरियल है तो वही 3 बॉक्सेस बनेंगे छोटे छोटे। SQ फॉर AO इंटू SR, AQ इंटू AR और AQ इंटू SR, और 3 कॉस्ट, प्राइस और यूसेस, 3 वेरिएंस निकल जाएंगे। इसी तरह दूसरी टेबल बनेगी लेबर वेरिएंस की, SH फॉर AO इंटू SR, AH इंटू AR और AH इंटू SR, और इसमें भी 3 निकलेंगे, कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी। और एक इसी तरीके से टेबल बनाएंगे हम किसकी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की। और टेबल तो एकदम लेबर जैसी बनती है, चीजें अलग लिखते हैं हम लोग, रेट वगैरह, बाकी टेबल तो एज इट इज बनेगी। और इसमें निकलेंगे 3 वेरिएंस, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर को बजट वेरिएंस भी कहा जाता है, ये भी लिख लेना वहीं पे नोट में अपने, लिखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड एज बजट वेरिएंस। एक्सपेंडिचर को हम लोग बजट भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, एक्सपेंडिचर के लिख देगा बजट वेरिएंस निकालो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, गड़बड़ा जाएगा काम। तो एक्सपेंडिचर को ही बजट वेरिएंस भी कहा जाता है। चलिए आओ अब टेबल भरने का प्रयास करते हैं, इधर नजरें बोर्ड पे रहे वरना उड़ जाएगा। ठीक है, सवाल में देखो, तो यहां से आपको ये एक्चुअल डेटा देना चालू करी से, यहां सवाल में देखो तो यहां लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 81 किलो मटेरियल लगता है। कितना लगता है, तो एक्चुअली तुमने कितना बनाया है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, मतलब एक्चुअली प्रोड्यूस किया है। तो 530 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, 530 इंटू 81। ये तो क्या आया है, सिर्फ SQ फॉर AO। इसी तरीके से लेबर में देखें तो एक बनाने के लिए 97 घंटे, तो 530 बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए, 530 इंटू 97। ये क्या आया है हमारा, SH फॉर, यहां तक समझ में आया होगा सब। मटेरियल का जो रेट है वो 7 रुपए किलो है, स्टैंडर्ड वाला। लेबर का रेट है 4 रुपए घंटा, और वेरिएबल रेट का रेट है कितना, 3 रुपए। ठीक है, इधर देखो ये थोड़ा सा एक आध जगह इसमें मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या है, इसे टैब लगना छूट गया है। ये 291 जो लिखा है वो यहां लिखा होना चाहिए, ये जो 1246 है वो ऐसे लिखा होना चाहिए, इनका सम है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देख लेना अपना, इस तरीके से करना है।
तो वापस आ जाते हैं, तो वेरिएबल का रेट कितना है, 3 रुपए घंटे। फिर यहां से एक्चुअल डेटा आपका चालू हो गया, पास्ट टेंस दिख रहा है आपको, इसका मतलब एक्चुअल होता है। मटेरियल जो लगा उसकी कॉस्ट कितनी लगी है, तो इसका मतलब ये चीज आपको डायरेक्टली दे दिया है कि मटेरियल में कितना खर्चा हुआ। एक्चुअल में लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, और एक्चुअल में वेरिएबल खर्चा हुए हैं 156,709। यहां लिखना है एक्चुअल क्वांटिटी, ये मिल रही है आपको 42,845 और स्टैंडर्ड रेट 7 रुपए। एक्चुअल आर्स जो होते हैं ना वो पूरे सवाल में कॉमन रहते हैं, वो चाहे स्टैंडर्ड आर्स हो, चाहे एक्चुअल आर्स हो, चाहे वेरिएबल निकालना हो, चाहे फिक्स निकालना हो, चाहे लेबर निकालना हो, आर्स सब में सेम रहते हैं। तो एक्चुअल आर्स यही रहेंगे। और रेट जो है स्टैंडर्ड वाला इसका 4 रुपए था, इसका कितने रुपए था, 3 रुपए। अब कैलकुलेशन करनी, सारे आंसर निकल जाएंगे फटाफट। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट और सारा आंसर निकाल के दिखाओ कितना कितना क्या क्या कैलकुलेट होके आया है। इसकी वैल्यू आ रही शायद 3,510 रुपए, और इसकी वैल्यू आ रही है 2,99,915 रुपए। 2,05,640 रुपए, 1,54,230 रुपए, 2,05,520 रुपए, 1,54,140 रुपए। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले पे डाल देंगे और सारे वेरिएंस हम लोग के क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट होके निकल जाएंगे। हाँ 7974 एडवर्स आया है, ये 7974 एडवर्स आया है। ये कितना बताया बेटा, 8569 एडवर्स आया है, 595 फेवरेबल आया है। फाइव 5 to 5 5 to 5 8 फेवरेबल। कितना, 24 एडवर्स, 25 एडवर्स। ठीक है, 90 रुपीज बस, बहुत कम आया है, चलो कोई बात नहीं। तो 90 रुपीज ये हो गया हमारा क्या, फेवरेबल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए बेटा, तो बहुत ही आसान है, वेरिएबल ओवरहेड भी देखो तो
ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक इसका बचा है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, तो वो पढ़ेंगे और फिर सारे सवाल एक एक करके जो बच्चे कुछ हैं वो लगा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो बेटा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, कॉपी के अंदर हेडिंग डालनी है आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसकी टेबल थोड़ी बड़ी बनती है। इसमें एक फायदा है कि इसमें टाइप वाइप का कोई नाटक नहीं रहता, ना वेरिएबल ओवरहेड में कोई टाइप और ना फिक्स में कोई टाइप। टाइप ना होने के बावजूद भी इसमें 5 कॉलम बनते हैं। कहीं टाइप होता तो और आफत हो जाती ना, टाइप होता ही नहीं। इसमें बनते हैं कितने कॉलम? 5 कॉलम, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। एस एच फॉर एओ इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर और ए एच इंटू एस आर, मतलब पहले 3 कॉलम तो वही वेरिएबल ओवरहेड वाले हैं, यही तो लिखते थे वेरिएबल ओवरहेड में। 2 कॉलम और बढ़ जाते हैं बस, एक बन जाता है बी एच इंटू एस आर का और एक बन जाता है आर बी एच इंटू एस आर का। ठीक है, और इन सब में चीजें चेंज होती हैं। ए एच इंटू ए आर को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। क्या बोलते हैं? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। और इसी तरीके से बी एच इंटू एस आर को बोलते हैं बजटेड फिक्स ओवरहेड। और ज्यादातर सवालों में ये दोनों डायरेक्टली गिवन होते हैं। हमने बोला कि हर सवाल में गिवन होगा, ज्यादातर सवालों में गिवन होते हैं, तो गिवन होंगे उठा के लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। एस आर कभी कभी नहीं गिवन होता है तो इसी से निकाल सकते हो। इधर देखो, ये तुम्हारा क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लायर, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसके? बजटेड आवर्स से, क्या निकल जाएगा अपना? स्टैंडर्ड रेट। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड तो अगर हम लोग बजटेड आर से डिवाइड कर देंगे तो अपन का स्टैंडर्ड रेट निकल जाता है, अगर नहीं डायरेक्टली गिवन होता है तो। ठीक है, एक और चीज समझो, ये जो आरबीएच है इसका फुल फॉर्म तो आपने निकाल ही लिया, क्या? रिवाइज बजटेड आवर्स। लेकिन ये निकलता कैसे, इसका फॉर्मूला देखो कितना बढ़िया है। इसका फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड डेज और इनटू एक्चुअल डेज। डेज का मतलब है कितने दिन प्लान किया था कि महीने भर में तुम काम करोगे और कितने दिन एक्चुअली में काम हो पाया। ठीक है, अब ये तभी निकलता है आरबीएस सवाल में जब आपको क्या हो, डेज की इंफॉर्मेशन सवाल में, और अगर नहीं गिवन होंगी तो ये कॉलम स्वाहा हो जाएगा, निकाल ही नहीं पाओगे तो क्या कर लेगा आदमी, फिर 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो अगर डेज की इंफॉर्मेशन गिवन है तो 5 बॉक्स, वरना फिर इसमें नंबर ना डालना, कुछ और डालना चाहो तो ऐसे रोमन वोमन डाल। इसके फॉर्मूले थोड़े अलग तरीके से हैं। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वैल्यूम, पूरा लिखना आप लोग, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वैल्यूम। ठीक है,
इफिशियंसी, कैपेसिटी, और एक लास्ट में कैलेंडर। कैलेंडर वेरिएंस तभी निकलता है जब ये 5 वाला बॉक्स बने, डेज वाला। तो इसके ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, 12, 42, 14, 13, 35 और 54। ठीक है, अब इधर मेरी बात सुन लो पहले, फिर नोट कर लेना। अब अगर ये 5वां बॉक्स नहीं बना तो ये वैरियांस, लेकिन ये तब भी निकलेगा। कौन सा? लेकिन कैपेसिटी का फॉर्मूला तो 3-5 है, तब फॉर्मूला रिड्यूस होके 3-4 हो जाएगा। फिर से सुन लो मेरी बात, अगर आपको डेज नहीं दे रखे हैं तो ये बॉक्स तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे, और ये बॉक्स नहीं बना तो कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलेगा, कैपेसिटी वेरिएंस तब भी निकलेगा, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें है नए फॉर्मूले, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनका सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वैल्यूम, इफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। ठीक है, ऐसे 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वैल्यूम, इफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। ठीक है, 12, 42, 14, 13, 35, 54। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद करना पड़ेगा, और एक बार ये सेट हो गया दिमाग में तो कठिन नहीं लगेगा। ज्यादातर देखा गया है एग्जाम में कि अगर वो 7-7, कल हमने बताया था कि 7-7 नंबर के 3 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो अगर 7-7 नंबर के 3 सवाल बनाता है तो एक सवाल मटेरियल या लेबर का डालता है, मटेरियल लेबर में से एक कोई, एक वेरिएबल या फिक्स में से कोई, और एक सेल या प्रॉफिट में से कोई। समझ रहे हो? इस तरीके से वो मिक्सिंग करता है, तो कुल मिला के पढ़ के सारा ही जाना पड़ेगा। समझ लो, मटेरियल नहीं पढ़ के जाओगे सवाल मटेरियल का आ जाएगा, लेबर नहीं करके जाओगे तो सवाल लेबर का आ जाएगा, वेरिएबल करके गए फिक्स नहीं करके गए तो सवाल फिक्स का आता है ना। समझ लियो बात। तो आप, हाँ, जो नहीं पढ़ के जाते वो आता है, जो पढ़ के जाते वो आए चाहे ना आए। तो इसमें आपको तेज होना पड़ेगा कि अब सब पढ़ के जाते हैं, अब देखते हैं तुम क्या नहीं दोगे। समझ लो, ईगो पे लेके जाना पड़ता है एग्जाम में। अब देखते तुम क्या हरकतें करोगे, अब तुम सब पढ़ के आए, अब देखते कैसे फेल करोगे। समझ लो, ऐसा करना होता है। तो एग्जामिनर कहता है कोई बात नहीं, अब तो तुम सब पढ़ के आओ, अब तो कर ही ले जाओगे। फिर आदमी कर ले जाता है, पास हो जाता है। हाँ बेटा, नोट हो गया, हटा दिया जाए इसको, आगे सवाल कराएं हम। अभी बीच में 1-2 सवाल नहीं किए हम लोगों ने, वो भी कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी 6 वाला भी करेंगे। हमने कहा था कि जो फर्स्ट ग्रुप में आपने ज्ञान बटोरा है उसका यूज आता है, इसीलिए तो फर्स्ट ग्रुप पहले पढ़ाया जाता है, बाद में सेकंड ग्रुप है, वरना सेकंड ग्रुप पहले ना होता। समझ लो, फर्स्ट ग्रुप इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में जो आप सीखे हो उसका यूज होता है जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ाई करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन याद है, प्रोसेस कॉस्टिंग उसमें पढ़ते थे ना हम लोग, क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसका यूज आएगा इस सवाल को करेंगे तो, हल्का हल्का, पूरा यूज नहीं आएगा, थोड़ा सा। जो पहला टेबल नहीं बनाते थे, फर्स्ट टेबल, उसका थोड़ा सा ज्ञान यहाँ इस्तेमाल होगा। समझ लो, तो वो ज्ञान आदमी के पास नहीं है, इस सवाल से वंचित रह जाएगा। समझ लो, वो ज्ञान होगा तभी ये सवाल कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भैया वो सब अपने क्या है दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इधर देखो बेटा बोर्ड पे,
एक बार समझ गए कि कैसे कैसे फ्रेमिंग करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपको कोशिश करनी है कि भैया ये टेबल हमारी भर जाए। एक बार ये टेबल भर गई तब तो हम कोई भी सवाल लगा ले जाएंगे ना। तो देखो टेबल भरने का प्रयास करते हैं। तो देखो इधर बहुत ध्यान से नजरें बोर्ड पे रहे बिल्कुल। बजटेड फिक्स ओवरहेड 30,000 उठा के धीमे से यहां लिख दिया। कोई दिक्कत? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 31,000 उठा के धीमे से यहां लिख दिया। ठीक, आगे चलते हैं। एक्चुअल आवर्स 31,500। तो एक्चुअल जो घंटे काम किए हो वो 31,500 किए हो। अभी एसआर नहीं मिला है, एसआर मिलेगा। यहां दे रखा है एसआर ₹1। ठीक है। कभी कभी ये लोग स्टैंडर्ड रेट को बजटेड रेट भी बोल देते हैं, चाहे वेरिएबल का हो चाहे फिक्स का। तो स्टैंडर्ड रेट जो होता है उसको बजटेड रेट के नाम से भी, तो इसके बगल में लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज बजटेड रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट। तो इसका एक दूसरा का नाम है ये वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो बजटेड फिक्स्ड रेट बोले चाहे स्टैंडर्ड रेट बोले, फिक्स्ड रेट का सेम बात होती है। ठीक है, चलो इधर देखो बेटा। तो ₹1 का स्टैंडर्ड रेट आपको सवाल में दे दिया, तो यहां लिख देंगे 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 31,500 आ जाएगा। ठीक है। अब निकालना पड़ेगा अपने को SH फॉर AO। ठीक है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या हम लोग को, SH फॉर AO। इस सवाल के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले SH फॉर AO कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत ही ध्यान से बात को समझना तो समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो आपको बजटेड ओवरहेड दे दिया है और स्टैंडर्ड रेट भी पता है ₹1। तो इससे तुम पहले बजटेड आवर्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? तो इससे भी पहले आपको बजटेड आवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। तो ये 30,000 है, ये ₹1 है, तो बजटेड आवर्स आ गए 30,000। तो तुम कहोगे इसको काहे निकाला फालतू में, बताएंगे अभी। इसी से तो निकलेगा SH फॉर AO। अब इसकी मदद से निकलेगा क्या, SH फॉर AO यूनिटरी मेथड से, कि बजटेड में प्रोडक्शन तुमने कितना किया है 20,000, तो लग कितने घंटे रहे हैं 30,000। तो 30,000 घंटे लगते हैं 20 को बनाने में। तो एक्चुअली में तुमने अगर 22 को बनाया है तो कितना घंटा लगना चाहिए, कितना आया 33,000। भाई 20 को बनाने में 30,000 घंटे, तो इसका मतलब एक बनाने में 1.5 घंटा लग रहा है ना। तो 22,000 बनाओ तो 22,000 इंटू 1.5 मतलब 33,000 घंटा लगना चाहिए। ये होता है यूनिटरी मेथड। इससे भी दिमाग लगा के निकाल सकते हो। जिन बच्चों को ये दिमाग लगाने में कष्ट हो, फॉर्मूला रट लें, बजटेड आवर्स डिवाइड बाई बजटेड आउटपुट और इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट। जिनको भी कोई कष्ट हो इस फॉर्मूले की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं, कष्ट से दूरी हो जाएगी। और इससे आ जाएंगे क्या आपके 33,000 घंटे। तो SH फॉर AO आ गया है 33,000। स्टैंडर्ड रेट क्योंकि ₹1 है तो मल्टीप्लाई करके ये भी 33,000 आ जाएगा। और फिर निकालेंगे RBH, जिसका फॉर्मूला आप नोट्स में लिख ही चुके हो, तो यहां दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड आवर्स। इसके लिए बजटेड आवर्स ना भी निकालना पड़ता तो यहां के लिए तुमको निकालना पड़ता। तो फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स डिवाइड बाई बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। 32,400 घंटे।
यहां लिखेंगे 32,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 1 रुपए है, तो ये आ जाएगा 32,400। सारी टेबल भर चुकी है, बस यही करना है हम लोग को 1242 वाला, और कुछ नहीं करना है। तो सारे वेरिएंस क्या हो जाएंगे, निकल के हम लोग के सामने आ जाएंगे। तो चलो लगाओ और बताओ क्या क्या आंसर निकल के आया है। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। हाँ बेटा 1 - 2 करोगे क्या आ जाएगा, 2000 फेवरेबल करके आ जाएगा। 4 - 2 करोगे 1000 एडवर्स आ जाएगा ना। 1 - 4 करोगे 3000 फेवरेबल आ जाएगा। 1 - 3 करोगे 1500 फेवरेबल आ जाएगा। 3 - 5 करोगे 900 एडवर्स आ जाएगा। और 5 - 4 करोगे 2400 फेवरेबल आ जाएगा। पर्टिकुलर यही वाला सवाल 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझ लो। 2-3 बार क्या है, केवल यही वाला सवाल 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिक्स वर्ड के क्वेश्चनों की 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है। जैसे घर जाना, इसका सोल्यूशन तो हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है। घर जाना पहले खुद से दिमाग लगाना, देखना टेबल बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, फिर इसकी मदद ले लेना, नहीं बना पा रहे हो 2-4 बार बिना देखे। घर में जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करो या सवाल लगाओ, पहले आपको कोशिश करनी है कि हम बिना देखे लगाएं आंसर को, ठीक है। चाहे किताब से लगा रहे हो, हमारे नोट से लगा रहे हो, कोई सवाल रिपीट कर रहे हो, कोशिश करनी है आपको क्या करना है, बिना देखे लगाए। जब आपकी गाड़ी फंसे तो सोल्यूशन, इसीलिए सोल्यूशन की कॉपी बना के रखी जाती, कि जरूरत पड़ेगी तो उससे अपना लपक के देख लेंगे, पता चल जाएगा कहाँ गलती कर रहे थे, क्या फंस जा रहा है, क्या फॉर्मूला लगाया गया, क्या दिमाग से स्केप हो रहा था। तो ये भी एक रिवीजन करने की एक नई टेक्निक है, निंजा टेक्निक, समझ रहे हो। इससे आपको ये आइडिया लगता रहता है डेली बेसिस पे कि क्या मेरे दिमाग में रुका हुआ है और क्या मेरे दिमाग से गायब हो रहा है। और जैसे ही फिर कॉपी खोल के देखते हो तो इंटेंशन ही बदल जाता है आपका कॉपी खोलने का। कॉपी खोल के देखने का मतलब ही नहीं होता कि छाप के लिख लेंगे, फिर आप देखते हो कि हम कहाँ गलत कर रहे थे, फिर गलती अपने दिमाग में बैकएंड में जाती कि हम ये गलत कर रहे थे, इसको ऐसे सही किया गया, फिर याद रहता है काफी दिन तक। जब भी आप घर में सवाल लगाओ, 10 की जगह पे भले 8 सवाल लगें, लेकिन बिना देखे लगाओगे तो आपके अंदर क्या होगा, मेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा सब्जेक्ट के प्रति। और देख देख के तुम 12 ठोरे लगा डालो, 15 लगा डालो, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, समझ रहे हो। तो भले संख्याएं कम लगें, ठीक है, वो ज्यादा फायदेमंद है, समझ रहे हो। जिन चीजों में दिक्कत होती पढ़ाई में वही चीजें अच्छी होती, समझ रहे हो। जब तक आप दिक्कत अपनी कन्वीनियंस से बाहर नहीं निकलेगा आदमी, तब तक सही दिशा मिलेगी नहीं। वो चीज हम लोग को पसंद नहीं आता है। पसंद क्या आएगा कि ये भी सर हमको प्रिंट करके दे दें, समझ लो, ये भी लिखा लिखाया रहे, क्या मेहनत करें। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे खुद से, तब तक वो रिजल्ट में इंपैक्ट देखेगा ही नहीं। भाई एग्जाम हमको थोड़ी देने जाना है, एग्जाम किसको देना है। तो टीचर वो सही है या वो आदमी सही है जो तुम्हें प्रेरित करे कि तुम इंडिपेंडेंटली काम कर पाओ। जॉब में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ये वाली। आप अभी भी, हमारे पास अभी 3-4 दिन पहले ही कंपनी का फोन आया कि सर हमें एक अकाउंटेंट दे दीजिए। तो हमने क्वालिफाइड चाहिए कि बिना क्वालिफाइड, क्या इससे मतलब है नहीं हमका, यानी बिना क्वालिफाइड होगा तब भी चलेगा, क्वालिफाइड होगा तब भी चलेगा। तो हमने कहा सैलरी कितनी दोगे, कहीं हम सैलरी 50-60 हज़ार भी दे सकते हैं, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली काम करना सारा आना चाहिए। अकेला वही अकाउंटेंट रहेगा हमारी कंपनी में और सारा काम हैंडल कर ले, कहीं डिग्री हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं। यानी उसमें काम में अगर फंस गए तो कोई बताने वाला नहीं। जैसे एग्जाम में होता है कि फंस गए तो कोई बताने आ रहा है, खुदे देखना है तुमको। तो जब तक इंडिपेंडेंटली आपको सवाल लगाना नहीं आएगा कि हम खुद से सवाल लगाएं और लग जाए, बढ़िया मस्त बात। जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक चीजें आपके एग्जाम में सही नहीं जाएंगी। पढ़ाई सही चली नहीं, इसका मतलब फिर सिस्टम ही सही नहीं।
आप लोग की दिक्कत क्या है, बच्चों की मेजोरिटी और बच्चों की दिक्कत क्या है? मान लो किताब खोला इंस्टीट्यूट का, तो वहीं क्वेश्चन लिखा होता, नीचे क्वेश्चन पढ़े, नीचे ना चाहते हुए भी आंखें क्या है, टपक के नीचे चली जाती। समझ रहे? हम लोग पढ़ाई करते थे कभी ऐसे नहीं करते थे, एक पन्ना रखते थे, पेपर, वाइट पेपर, क्वेश्चन नीचे छुपा देते थे, इसे बंद, क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना लगाएंगे, लग गया, फिर आंसर टैली करते थे कि हमारा 3,000 आया, इनका पता नहीं कहा है 3,000 का है नहीं आ रहा, देखते थे का गड़बड़ हो रहा। जैसे ये पूरा सवाल लगा डाला, अब आंसर वेरीफाई करेंगे कि कॉस का 2,000 आया कि नहीं आया। जैसे ही कॉस में 2,000 मिल गया, बढ़िया, फिर हमें पूरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, केवल फाइनल आंसर टैली करने के लिए वो आंसर दे रखे होते हैं। या फिर कोई बच्चा अगर नहीं लगा पा रहा है तो जाके रीचेक कर लेगा कि कहाँ वो गड़बड़ कर रहा था। और बहुत सारे सोल्यूशन तो वैसे भी गलत होते हैं इंस्टीट्यूट के, तुम लोग जानते ही हो ये बात। तो बिना देखे सवाल लगाने की आदत डालो, उससे आपका क्या होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी। और इन सब कामों में कष्ट होगा शुरुआती दिनों में, क्योंकि उन चीजों से आप क्या है, अवेयर नहीं हो, वैसा कर नहीं रहे थे। तुम्हें लगेगा यार देख के लगाते हैं, लो 20-25 सवाल लग जाते हैं, 2 घंटे में काम खत्म हो जाता, बिना देखे लगाओ 2 घंटे में 5 सवाल लग रहे हैं। ये तो दिक्कत वाली बात तुमको लगने लगती, लेकिन वही सही है, उसी से तुम सीखोगे, वही तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा, एग्जाम टाइम में, टेस्ट टाइम में काम करेगा। बात समझ लो भाई, ये सवाल जैसे है, कोई पहली बात तो नहीं लिख रहे होंगे हम, कम से कम नहीं तो 100 बार लिख चुके होंगे अब तक। समझ लो, तो हमें करना को थोड़ी ना है, इसकी फोटो काटें और ये पीडीएफ तो हम ही बनाते हैं ना, इसी के नीचे छाप दें ये सब भी। वो तो माओ पर दिखा के कहते हैं देखो ये ऐसे निकला, वो ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, वो ऐसे निकला, 2 मिनट में सवाल खत्म, अगले सवाल में कहेंगे ऐसे निकला। ये यूट्यूब में वीडियो आती है, बेटा ये ऐसे कैलकुलेट हुआ, ये ऐसे हुआ, ये सारा ऐसे निकले, फलाना का। तो सवाल तुम्हारा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तुमको कितना आया और तुम कितना लगा पाओगे, भगवान है मालिक। तो वैसे लगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ही दिन में 30 सवाल लगवा दें हम 2 घंटे बैठ के, लेकिन वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपने 2-4 बार लगा रखा है, रिवीजन करना है अपना, देख ली हल्का फुल्का काम चल गया। बाकी जब नहीं कुछ आता है तो थोड़ी ना काम चलेगा, एक एक चीज आपको लगानी पड़ेगी लिख लिख के। जितना आप लिखोगे दिमाग उतना ज्यादा रिटेन करना चालू करेगा, ये समझ लो तुम। समझ लो, लिखने की आदत जितनी डालोगे उतना ज्यादा दिमाग में रिटेन होता है। समझ लो, एकदम जो कलम की निप होती है ना, जो पेपर पे लगती है, कितनी गड़ती है, दिमाग में गड़ती है सीधा। समझ लो, जितना आप पेपर पर लिखते हो वो दिमाग में लिखता जाता है। जो लिखते बहुत कम है उनकी रिटेंशन पावर उतनी ही कम रहती है। ये सिंपल टेक्निक है एकदम। तो जितना आप सवाल लगाओगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी रफ कॉपी भरोगे, उतना ज्यादा दिमाग तेज होने लगेगा और चीजें रिटेन होना चालू हो जाएंगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की यही प्रॉब्लम है कि बच्चे कई बार नहीं काम करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते, और ये सब एग्जाम एक्सपर्ट लोगों के हैं। बीकॉम वाले लोग होते हैं जनरल एग्जाम सब देते चले आ रहे हैं, सब पास हुए जा रहे हैं। यहाँ है कि 100 में जब 10-12 में आए आदमी, 10-12% रिजल्ट आता है, तो 10 में से एक ही बच्चा मोटा मोटा पास हो रहा है सही तरीके से देखो तो जो एक्सपर्ट बच्चा बनेगा वो पास हो जाता है। कंफ्यूजन एग्जाम में यही सब होती है कि जब आपकी 5-6 बार प्रैक्टिस नहीं रहती तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, भैया ये डिवाइड करें, कोई हल्का सा बगल में बोल दी भैया इससे डिवाइड होगा, और कंफ्यूज आ गया आदमी, अभी तक तो सही चल रहा था, अभी ये कुछ और ही बता रहे हैं, अब या तो हम सही या तो ये सही। बात समझ लो, और दोनों गलत करके चले आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जो सही वाला होता है गलत वाले आदमी की बात मान लेता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये पाया गया है, कहता पहले भाई हम सही कर रहे थे, ये बीच में घुस गए, इन्होंने कहा इससे कर लो तो हम भी कर लिए, दोनों गड़बड़ हो हुआ, अपना गलत कर ही रहा था तुम्हारा भी गलत करवा दी। एग्जाम में चाहे भले गलत हो जाए, आज तक मैंने किसी और का कहना नहीं माना है। समझ लो, खुद गलत करेंगे तो सही रहेगा, दूसरा गलत करवा दी और दुख होता है। समझ लो, उससे अच्छा अपना ही दुख रहे सही। तो इसलिए कभी किसी की बात नहीं माननी एग्जाम में, अपना जो तुम्हें सिस्टम कह रहा वो लगाओ। चलो और आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया है। 13 वाला सेल्स वेरिएंस का सवाल है और इसमें सब कुछ आपको दे रखा है।
सेल में वैसे भी कुछ निकालना नहीं होता है। तो ये हो गया आपके बजटेड यूनिट, ये हो गया बजटेड, ये एक्चुअल यूनिट, ये एक्चुअल प्राइस। बाकी सवाल लगाना आप जानते हो इजी ढंग से, लगा पाओगे ना। आंसर लिखवा दे क्या यहाँ पे, आंसर की केवल कितना कितना निकल रहा है, कहो तो लिखवा दें और कहो तो ना लिखवाएं। निकलवा देना, मतलब लिखवा दें। आठ से 14, एक्चुअल क्वांटिटी 1400 और बजटेड का रेशियो मार्टोगे तो फिर 600 800 ही आ जाना चाहिए आई थिंक। चलो इसके आंसर लिख लो बेटा, 13 वाले के आंसर। एक निकलता था क्या पहले, वैल्यू, वैल्यू आएगा नील, पहला निकलता था वैल्यू वेरिएंट, दूसरा क्या निकलता था, प्राइस, प्राइस निकलेगा 200 फेवरेबल, फिर निकलता था वैल्यूम, वैल्यूम निकलेगा 200 एडवर्स, फिर निकलता था मिक्स और फिर निकलता था क्या, ईल्ड। ये भी निकलेगा 200 एडवर्स और ईल्ड निकलेगा नील। तो जब घर पे आप लोग लगाएंगे तो ये आंसर आने चाहिए, तो इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, रफ कॉपी में, जिससे आप घर पे जब कैलकुलेशन करो तो ये आंसर आए। ठीक है। चलो और कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, 19 पे। इसमें कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, ओवरहेड के सवालों में आपको ध्यान रखना है, दो ही डेटा होते हैं, एक बजटेड होता है एक एक्चुअल होता है। किताब वाले कभी कभी बजटेड को क्या लिख देते हैं, तुम्हें नहीं करना, ये समझ लो कि तुम्हें स्टैंडर्ड आर्ट्स हो गए 5,000, गलत हो जाएगा अभी, समझ लो। क्वेश्चन में अगर कहीं स्टैंडर्ड लिखा है तो उसका मतलब क्या है, बजट, ऐसा समझ के चलना। इसको ऐसे एग्जाम में ऐसे करना है और ऐसे काट के लिख देना है, ऐसे करना है, अब सवाल लगाना सब सही होगा, समझ लो। तो स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो उसका मतलब क्या होता है, बजट, सिंपली। तो यहां निकालना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 19 है। ठीक है, तो आओ निकालते हैं हम लोग वेरिएबल ओवरहेड क्या वेरिएंस। SH फॉर AO इंटू SR, AH इंटू AR और AH इंटू। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग SH फॉर AO की, तो बहुत ही सिंपल है। 2500 यूनिट बजटेड आउटपुट कितना है, 2500, और आर्स कितने हैं बजटेड वाले, 5000। तो फॉर्मूला वही जो अभी आपने सीखा था, 5000 घंटे लगते हैं 2500 को बनाने में, तो एक्चुअली 2000 को बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए, 4000 घंटे। तो SH फॉर AO आ गया 4000। स्टैंडर्ड रेट नहीं दे रखा है तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड और डिवाइड बाई बजटेड आवर्स। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्टली दे ही रखे 1000 रुपए, नहीं 1500 दे रखे हैं भाई, 1000 गलती से लिख दिया ना। एक्चुअल कितने दे रखे हैं आपके,
1500 रुपए। और यहाँ पे लिखना है एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स आपको दे रखे हैं कितने, 6000 इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये आगे 1200। तीन वेरिएंस निकलेंगे, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और इफिशियंसी, 12, 32 और 13। ये एक्चुअल है, ये बजटेड है। ठीक है, चलो निकालो भाई क्या आएगा। ये आ गया आपका 700 एडवर्स, 3 - 2 करोगे 300 एडवर्स, 1 - 3 करेंगे 400 एडवर्स, सब एडवर्स एडवर्स। तो इस तरीके से अपन का निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 वाला। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में क्या निकालना है, फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने, फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने। ठीक है, तो बनानी पड़ेगी भैया फिक्स वाली टेबल हम लोग को। तो यही तो है टेबल फिक्स वाली, इसे हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, और यहां कैलकुलेट करेंगे हम लोग फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा SH फॉर AU। उसको निकालने के यहाँ पे एक तो वही यही वाली निंजा टेक्निक अपना सकते हैं हम लोग, ये वाली। तो बजटेड अगर आर्स आप देखो सवाल में, तो बजटेड आर्स कितने दिख रहे हैं, 20,000। बजटेड आउटपुट 5,000 है, और एक्चुअल आउटपुट है कितना, 5200। कितना आ गया, 20,800 आवर्स। इधर देखो, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, एक और हिंट सवाल में दे रखी है इस बार। कह रहा 1 यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा। तो अगर एक को बनाने में 4 घंटा लगता है, तो 5200 को बनाने में कितना लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर सवाल में दोनों देगा, इस सवाल में दोनों हिंट थी, तो किसी भी हिंट की सहायता से आप क्या कर सकते थे, SH फॉर AO कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये चीज हमारी इस तरीके से SH फॉर AO निकल गया 20,800 घंटे। स्टैंडर्ड रेट नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। 98 यानी कि 50 पैसे आ गए। AH इंटू AR में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो कि 10,200 हैं, और BH इंटू SR में बजटेड फिक्स ओवरहेड जो कि कितने के हैं, 10,000 के। ठीक है, एक्चुअल आवर्स आपको दे रखे हैं 20,100, स्टैंडर्ड रेट 50 पैसा निकल ही चुका है, तो 10,050 आ जाएगा। और RBH का आप फॉर्मूला जानते हो बेटा निकालना। अच्छा डेज नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। और ऐसे में ये हो जाएगा क्या, कट, मतलब ये नहीं बनेगा पिक्चर में। अगर ये नहीं बना तो ये वेरिएंस नहीं निकलेगा, और इसका फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा, और इनके नए 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 आंसर आ जाएंगे। तो बस ये अब आपको निकालने हैं, सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 5 वेरिएंस निकाल लेंगे, खत्म। ठीक है, लगाओ भाई, 1 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200 फेवरेबल। 4 - 2 कर देंगे, 200 एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, 1 - 4 करेंगे, 400 फेवरेबल आ जाएगा। 1 - 3 करेंगे, 350 फेवरेबल आ जाएगा। 3 - 4 करोगे
50 फेवरेबल आ जाएगा। जहां पे जो बात इसमें ना समझ में आई हो दोबारा पूछ सकते हो। बताओ बेटा, कोई भी दिक्कत हो इसमें दोबारा पूछ सकते हो। सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो BH into SR का सम होते हैं। हाँ वही तो बताया था, अभी फॉर्मूला लिखा था आपने, खोलो कॉपी। BH इंटू SR के नीचे देखो क्या लिखा है उसमें। ठीक है, बॉक्स के अंदर ही लिखाया था ना। ये होते हैं बजटेड फिक्स ओवरहेड और ये होते हैं आपके एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। हाँ बेटा समझ गया ना। फोटो शेयर कर दी टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगी। इस सवाल में भी फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने हैं। फिक्स ओवरहेड का टोटल का मतलब कॉस्ट वेरिएंस, सबसे बड़ा होता है कॉस्ट। तो कॉस्ट कभी कभी क्या लिख देते हैं, टोटल। एक ही बात है, कॉस्ट टोटल। सवाल में कहानी दे रखी इतनी बड़ी भी, और इसकी मदद से क्या करना है हमको, फिक्स की टेबल बनानी। एक बार फिक्स टेबल बन गई तो ये सारे आंसर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। और इसमें अगर देखें तो हम लोग डेज वगैरह भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो मतलब कि फिर एक बॉक्स और बनेगा, जैसे 5 बॉक्स बन रहे थे अभी तक वैसे ही बनेंगे। RBH इंटू SR। और पांचों वेरिएंस निकलेंगे तो इसका फॉर्मूला फिर 35 रहेगा। और एक और वेरिएंस निकल जाएगा, कौन सा, कैलेंडर, जिसका फॉर्मूला रहेगा 54। 3 माइनस क्या, 4। ठीक है, तो और एक एक चीज पे प्रकाश डालते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि नॉर्मली 100 मशीन की कैपेसिटी है, 8 घंटे काम कर सकती है, और महीने में कितने दिन काम करेंगी, 25। मल्टीप्लाई करो सबको इन तीनों को, तो इससे नॉर्मल आवर्स आ जाएंगे 20,000। इसको नॉर्मल आवर्स या फिर बजटेड आवर्स कहा जाता है, कि नॉर्मली अगर काम करें तो कितने घंटे हम काम कर सकते। और एक महीने का निकला है डेटा। तो इससे अपना क्या निकाला पहले हम लोगों ने, बजटेड आवर्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मली कितनी देर काम कर सकते हैं। 100 मशीनें हैं, एक दिन में 8 घंटे और महीने में 25 दिन। तो एक महीने के बजटेड आवर्स आगे कितने बताए आपने, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। ये हो गए बजटेड आवर्स 20,000। बजटेड फिक्स ओवरहेड भी दे रखे हैं महीने कितने, 1.5 लाख। तो इससे हम स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो गया बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड आवर्स, 7.5 आ गया। ठीक है, बजटेड फिक्स ओवरहेड दे ही रखे 1.5 लाख, तो यहां अगर 1.5 लाख लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं 1.45, तो अगर 1.45 यहां लिख दिया जाए तो भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि एक यूनिट को बताने में भैया स्टैंडर्ड टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, 4 घंटे। और आपने कितने बनाए हैं, 4500। तो इसकी मदद से आप SH फॉर EO निकाल सकते हो। 4500 बनाए हो तो एक को एम कितना घंटा लगना चाहिए, 4। तो इसका मतलब है 18,000 घंटा लगना चाहिए। तो SH फॉर EO आ गया है 18,000। और स्टैंडर्ड रेट कितना है, मल्टीप्लाई करिए, कितना, 1,35,000। ठीक है, एक्चुअल आवर्स अगर देखें तो लिखा है कि 24 दिन 750 मशीन आवर्स डे काम हुआ है। 750 जानते हो क्या है, मशीन आवर्स पर डे है। मतलब एक दिन सारी मशीन मिलके कितने घंटे काम करती, मशीन इंटू आवर्स। जैसे तुम 9 लोग पढ़ रहे हो, 9 लोग क्लास में बैठे हैं और 5-6 लोग ऑनलाइन हैं, 15 लोग पढ़ रहे हैं। 2 घंटे पढ़ेंगे तो हमने 30 घंटे पढ़ा दिया।
हर आदमी को 2 घंटे पढ़ाया है ना, समझ लो, अलग अलग पढ़ाते तो 30 घंटे का काम है। ठीक है, जैसे कल एक जगह मोदी साहब आए थे ना, तो जाम में लग गए, तो वहां लगभग लगभग 1 घंटा बर्बाद हो गया। तो बगल में सब ऑटो ऑटो वाले खड़े थे, कार से थे, अपना शीशा खोल लिया, अपना बैठे हुए, क्या करे, अब जाने नहीं दे रहा, बैरिकेड लगाया हुआ है। तो ऑटो वाले कह रहे हैं, बताओ एक लोग के चक्कर में कम से कम 1 लाख आदमी का समय बर्बाद हो रहा है यहाँ। तुमने बात तो तुम सही कह रहे हो भैया, बताओ मोदी आए हो। अब ऐसे अगर देखें तो कहें एक आदमी के 1 घंटे मतलब 1 लाख घंटे खराब हो रहे हैं, तो इतना ज्ञान वो भी बता दिए। देखो मतलब 1 लाख आदमी अगर मान लो शहर भर में जाम में फंसा है और 1 1 घंटे जाम में फंसा है, तो अगर देखो तो 1 लाख घंटे सबके मिला के बर्बाद हो गए। तो हमने कहा इससे पूरे देश में देखियो तो पता लगा 400-500 करोड़ घंटे बर्बाद हो गए सबके। 2 घंटे अगर कोई जाम में लगा, कोई 3 घंटे काम में लगा, 150 करोड़ की ऑडियंस है, समझ लो। तो इतना समझ लो आदमी। तो ये 750 क्या है, मशीन इंटू आवर्स, 100 मशीनें हैं। ठीक है, लिखा भी है ये क्या है, मशीन आवर्स पर डे। तो ये मशीन आवर्स है, बस हमको क्या करना है, 24 से गुणा करना है, और क्या जाएंगे आपके एक्चुअल आवर्स, 750 इंटू 24 कितना हुआ, 18 बाई डिफॉल्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों मैच ही करेंगे हमेशा, आज तक तो नहीं मैच करें, पहले समझ लो, कोइंसिडेंस कह सकते हो इसको। 18,000 घंटे, और एस आर कितना है 7.5, तो बाई चांस ये भी कितना आ जाएगा 1,35,000। और चौथे नंबर पे अपने को निकालना पड़ेगा क्या, आर बी एच। बजटेड आवर्स आया था 20,000, बजटेड डेज थे 25, और एक्चुअल डेज कितने हैं 24। तो छोटे छोटे 5 ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ गए आपको। कितना है बेटा ये 19,200 घंटे इंटू 7.5 कर दो जरा धीमे से, 1 लाख, और फिर प्लस माइनस कर लोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आंसर निकल जाएंगे करके। हाँ बेटा, 1 - 2 करोगे 10,000 आ जाएगा क्या एडवर्स, 4 - 2 करेंगे 5,000 आ जाएगा फेवरेबल, 1 - 4 करोगे 15,000 का एडवर्स आ जाएगा, 1 - 3 कर दोगे तो नील आ जाएगा, 3 - 5 कर देंगे तो 9,000 एडवर्स आ जाएगा, और 5 - 4 करते हैं तो 6,000 आ जाएगा एडवर्स करके। ठीक है, तो फिक्स का एक और सवाल हो गया, और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कोशिश करी जाती है कि पूरी टेबल भर जाए, हमारी टेबल भर जाएगी, सारे आंसर निकल जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी करने की नहीं करनी होती, टेबल बनाओ अपना, सारा आंसर निकल जाएंगे सारे के सारे। एक और ओवरहेड का सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ओवरहेड सीखा है तो ओवरहेड पे ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं कि ओवरहेड आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब यहाँ कैलकुलेट करना है क्या हमें, कौन से, दोनों, क्योंकि डेटा फिक्स का भी है और साथ ही साथ वेरिएबल की टेबल बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको फिक्स की टेबल भी बनानी पड़ेगी, तब जाके अपना क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, कंप्लीट होगा। वेरिएबल की टेबल बनेगी और साथ साथ फिक्स की भी टेबल बनेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। फिक्स वेरिएबल दोनों बनानी है, दोनों बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नए नए आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 70,000। तो यहां लिख दिया हम लोगों ने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड में कितना 70,000। बेटा क्या हुआ,
कोई डाउट है? आगे चलते हैं। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करना ही बड़ी पड़ेगा, मजबूरी है। कैसे निकलेगा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड आवर्स। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 60,000 और बजटेड आवर्स कितना है 30,000। तो ये हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए। एसएच फॉर एओ कैलकुलेट कर लेते हैं वही यूनिटरी मेथड से। ठीक है, कि बजटेड आवर्स मतलब 30,000 घंटे लगते हैं 30 को बनाने में, तो 32,500 को बनाने में कितना लगेगा, 32,500 ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए आ ही चुका है, तो ये हो गया 65,000। ठीक है, एक्चुअल आवर्स आपको दे रखे हैं 33,000 और स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए तो पता ही हो गया है 66,000। 3 फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकल जाएंगे। 1 - 2 करोगे 5,000 एडवर्स आ जाएगा। 32 3 - 2 करोगे 4,000 एडवर्स आ जाएगा। और 1 - 3 करोगे तो 1,000 एडवर्स आ जाएगा। वेरिएबल का काम खत्म हुआ। ठीक है, अब आ जाएंगे धीमे से हम किसमें, फिक्स वाले में। फिक्स में आते हैं। एस एच फॉर यू हमने बताया था कि आर्स के रिस्पेक्ट सेम होता है, आर सब में सेम रहेंगे। ठीक है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 50 और बजटेड 45। एक्चुअल 50 और बजटेड कितना, इसका एसआर अलग कैलकुलेट करोगे, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मतलब आ गया कितना 1.5 करके 48,750। एक्चुअल आवर्स 33,000 और स्टैंडर्ड रेट 1.5 रुपए 49,500। और देश चूंकि सवाल में है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आरबीएच। बजटेड आवर्स 30,000, बजटेड डेज 25 और इंटू 26 31,200 इंटू 1.5 46,800। फॉर्मूले पर डालेंगे और निकल जाएंगे हम लोग के क्या, सारे के सारे वेरिएंसेस। पहला वाला, पहला 1250 एडवर्स बताया जा रहा है, 5,000 एडवर्स, तो ये पक्का फेवरेबल आएगा। 3750 फेवरेबल। 1 - 3 कर दो कितना, 750 एडवर्स। 3 - 5 कर दो 2700, 2700 फेवरेबल। और 5 - 4 कर दोगे तो 46,800 -4500 यानी 1800, वो भी फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपना 26 वाला भी क्वेश्चन लग जाएगा। चलो ठीक है, यहीं तक लगाओ वरना ज़्यादा हो जाएगा। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही हो गए हैं कल की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ तक लगाओ, बाकी कल की क्लास में कराते हैं। ये वाला था बेटा 26 26।